हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से किसी भी वायर का डायमीटर हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायमीटर मेजर करने के साथ साथ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना है और इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आप कैसे रीड करेंगे, इन सब बातों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक की रिलेवेंसी की बात करें तो ये स्क्रू गेज का जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग, मेडिकल और साथ ही साथ में आपके जो क्लास 11th के स्कूल के एग्जाम्स हैं हर जगह पूछा जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप CUET या साइंस से रिलेटेड किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनके लिए भी ये स्क्रू गेज टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रू गेज को पढ़ने के पहले सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का एक पिक्टोरियल ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रीन पर कई सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस स्केल को बोलते हैं हम मेन स्केल। तो यहाँ पर एक हमको मेन स्केल दी गई है और मेन स्केल के साथ साथ में जो सर्कुलर पोर्शन हमको दिख रहा है, इस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर भी मार्किंग बनी हुई है जिसको कि हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, आपको सीधे सीधी मार्किंग दिख रही है 0, 5, 10, 15, ये वाली जो मार्किंग्स हैं ये है हमारा मेन स्केल। और साथ ही साथ में जो ये सर्कुलर पोर्शन दिया गया है जिसके ऊपर आपको डिविजन्स दिख रहे हैं, सेंटर में 0, ऊपर है 10, नीचे है 90, इस तरीके से ये जो डिविजन्स हैं इनको बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन और इस स्केल को बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल। तो यहां पर दो स्केल्स हैं मेनली, एक है हमारा मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। दूसरा चीज अगर हम देखें कि यहां पर जिस किसी वायर का डायमीटर हमको मेजर करना है उसको हम ये जो फ्रंट के दो पोर्शन हमको दिख रहे हैं यहां पर इसको फिक्स करेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट को हम आगे पीछे की तरफ स्लाइड करवाएं तो जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ स्लाइड करवाऊंगा कुछ इस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगा। सपोज इस तरीके से एक लेड शॉट हमको दिया गया है और इस लेड शॉट का डायमीटर अगर हमको मेजर करना है तो लेड शॉट को इस तरीके से बीच में फंसा देंगे और उसके बाद इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को मैं टाइट करके लेड शॉट को पूरी तरीके से कोइंसाइड करवा देंगे हम। चलिए कुछ इस तरीके से, तो देखिए लेड शॉट यहाँ बीच में फंसा हुआ है। ये जो बॉल है इसका डायमीटर हमको मेजर करना है, बॉल को हमने बीच में फंसा दिया है। सपोज कोई वायर दिया जाएगा तो उस वायर को भी आप यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद इस सर्कुलर स्केल का जो पोर्शन है इसको रोटेट करके आप टाइट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से रीडिंग पढ़ लेंगे। तो ये है हमारा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जिस किसी चीज का डायमीटर आपको मेजर करना है उसको सामने के फ्रंट पोर्शन में आप एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ये जो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल वाला पोर्शन है यहाँ से हमको रीडिंग रीड करनी है। तो ये तो बात रही इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट का ओवरव्यू देखें तो इसमें हमको क्या क्या दिखाई दिया है। हमको सबसे पहली चीज जो दिखाई दी है वो है इसमें मेन स्केल। इंस्ट्रूमेंट का मेन स्केल वाला जो पार्ट है इसको अगर आप ठीक से समझें तो कुछ इस तरीके से हमको मेन स्केल दिया गया था, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से हमारा मेन स्केल दिया गया था और साथ ही साथ में यहां पर एक सर्कुलर पोर्शन भी अटैच्ड था। तो ये जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं इसके ऊपर मार्किंग्स आपने देखी थी, यहाँ था 0, इस तरीके से 5, यहाँ पर 10। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये हो जाएगा हमारा मेन स्केल। और साथ ही साथ में जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहे हैं इस सर्कुलर पोर्शन की अगर आप मार्किंग्स को देखें तो कुछ इस तरीके से मार्किंग्स मिलेंगी। यहाँ आपने 0 देखा था, ऊपर 5 है, नीचे यहाँ पर 95 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डिविजन्स हैं इनको बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ये है हमारे सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो यहाँ पर पहली चीज आपने देखा मेन स्केल और ये जो दूसरा स्केल यहाँ पर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर दो टाइप की स्केल आपको देखने को मिली है स्क्रू गेज में, एक है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीडिंग लेने के लिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है एक टर्म आता है जिसको कि हम बोलते हैं पिच। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पिच। अब ये पिच क्या है, इसको पिच को पहले ध्यान से सीखते हैं।
जैसे कि हमारे पास एक नट बोल्ट का सिंपल एक अरेंजमेंट हो, सपोज इस तरीके से एक नट बोल्ट का अरेंजमेंट है, ये हमारे पास एक नट बोल्ट का एक अरेंजमेंट है। अब यहां पर ये जो नट बोल्ट का आपने एक अरेंजमेंट दिखाया है, इस नट को अगर मैं एक बार एक सर्कुलर पोर्शन इस तरीके से, ये जो नट दिया गया है इसको अगर मैं एक बार 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो आपको पता है ये जो बोल्ट का पोर्शन, इसके ऊपर इस तरीके से थ्रेड्स बनी रहती हैं, इस बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स बनी रहेंगी। और इस नट को अगर मैं 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, नट को जब आप रोटेट करोगे तो नट जो होगा आगे की तरफ मूव करता है। तो वही चीज यहां भी है कि अगर मैं इस नट को रोटेट करूं तो ये नट आगे की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे में जब आप एक कंप्लीट रोटेशन इसको घुमाते हैं, सपोज 360 डिग्री आप नट को कंप्लीट घुमाइए, तो ये जो डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं पिच। तो अगर पिच का हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो पिच का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the spindle, the distance traveled by the spindle when it is given a complete rotation, when it is given a complete rotation is known as pitch। इसको हम पिच बोलते हैं कि अगर आप स्पिंडल को एक कंप्लीट रोटेशन दें तो जितना डिस्टेंस वो मूव करेगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। तो ये जो पिच का टर्म है ये हमारे लिए किस तरीके से रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज के लिए, तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक फिगर दिखा रहा हूं स्क्रू गेज का, ये रिप्रेजेंटेशन के रूप में है केवल। सपोज इस तरीके से हमने स्क्रू गेज बना दिया। अब स्क्रू गेज के सामने ये एक पतला सा पिन लगा हुआ है, और जिस किसी भी ब्लॉक का या स्फेयर का या कोई वायर है जिसका आप डायमीटर निकालना चाहते हैं, उसको यहाँ इस तरीके से बीच में आप फंसा देंगे। सपोज ये हमारा वायर हो गया जिसका डायमीटर मुझे मेजर करना है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर मोस्ट पार्ट है ये है इसका मेन स्केल। इस मेन स्केल के ऊपर डिविजन्स इस तरीके से बने हुए हैं, ये है हमारा मेन स्केल डिविजन्स, ये हो गए हमारे मेन स्केल डिविजन्स। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक सर्कुलर पोर्शन भी इस तरीके से अटैच रहता है, और इस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर भी इस तरीके से डिविजन्स बने हैं जिनको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो यहाँ पर मेन स्केल डिविजन्स और सर्कुलर स्केल डिविजन्स हमने देखे। अब होता क्या है, जब आप इसको रोटेट करेंगे, जो सर्कुलर स्केल दिख रही है आपको, ये अगर सर्कुलर स्केल जो है इसको अगर आप रोटेट करें, तो जब ये सर्कुलर स्केल रोटेट होगी तो ये जो स्पिंडल सामने पे दिख रहा है ये आपको इधर मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर आप सपोज क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इस तरीके से, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पे स्पिंडल लेफ्ट की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर स्पिंडल राइट की तरफ जाएगा। तो स्पिंडल का जो मूवमेंट है लेफ्ट और राइट की तरफ वो कब हो रहा है, जब आप सर्कुलर स्केल को रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसे अरेंजमेंट है जैसे नट को घुमाने पर नट का मूवमेंट लेफ्ट और राइट की तरफ होता था, उसी तरीके से स्पिंडल को रोटेट करने पर जब आप ये जो सर्कुलर स्केल इसको रोटेट करेंगे तो स्पिंडल का मूवमेंट लेफ्ट और राइट की तरफ होगा। इस टर्म को बोलते हैं पिच, कि अगर आप सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन रोटेट करें तो स्पिंडल जितना लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव करेगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम पिच। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कई बार वो आपको न्यूमेरिकल्स में पिच का वैल्यू दे ही देते हैं, क्वेश्चन में बता देंगे आपको कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में पिच इतना है, या फिर आपको डेफिनेशन के रूप में पिच दे देंगे। कैसे कह देंगे कि व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पिंडल इज दिस मच। तो वहां से आप डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पिच है। तो इस तरीके से हमको पिच की इन्फॉर्मेशन का यूज करना है। अब पहला टर्म जो आपने ये पिच सीखा है, पिच सीखने के बाद हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक टर्म होता है जिसको कि हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर पाते हैं। अब कोई भी आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर पाएंगे उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। अब ये जो आपका स्क्रू गेज है,
इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, निकाल के देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अगर स्क्रू गेज है तो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा स्क्रू गेज के लिए, उसका फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आप पिच देख लो कितना है, एमएम में जो पिच का वैल्यू आएगा वो एमएम में आप ऊपर पुट कर दो, अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल दिया गया है उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं उनका वैल्यू आप पुट कर दो, और यहां से आप लीस्ट काउंट निकाल पाओगे कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यूजुअली जो पिच होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल जैसे आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने आपसे कह दिया कि पिच जो आपको दिया गया है पिच है 1 mm, और जो टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर उनका वैल्यू मैंने ले लिया 100। सो टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के जो टोटल डिवीजन्स हैं उनका वैल्यू मैंने ले लिया 100। तो यहां पर जो लीस्ट काउंट आपको मिलेगा वो कितना आ जाएगा 1 mm अपॉन 100। सो लीस्ट काउंट विल बी 0.01 mm। इस तरीके से आप लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने का सिंपल सा तरीका है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जितने भी सर्कुलर स्केल के डिवीजन रहे हों उनसे डिवाइड कर दीजिए और यहां से लीस्ट काउंट निकाल लीजिए। बढ़ेंगे आगे। अब हमारे पास कुछ एक न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें हमको रीडिंग निकाल के लिखनी है। अब आपको यहाँ पर मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में एक इमेज दे रखी है और इस इमेज को देख करके हमको रीडिंग निकालनी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल विजिबल है। ये जो स्केल है ये है हमारा मेन स्केल, ये है हमारा मेन स्केल, और जो साथ में स्केल लगा हुआ है ये है सर्कुलर स्केल। अब जब आप रीडिंग निकालेंगे तो पहले तो रीडिंग लिखेंगे, तो रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग लिखने के लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर आप रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग में दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ आप देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कि मेन स्केल से क्या रीडिंग आया है, प्लस दूसरा आप देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का कितना रीडिंग आया है, और सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग आए उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से आप फाइनल वैल्यू निकाल पाओगे। पढ़ते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर अगर आप मेन स्केल को देखें तो मेन स्केल का ये रहा 0, और उसके बाद इधर की तरफ बढ़ते चले आइए। यूजुअली होता क्या है कि अगर टाइम t = 0 पर आप देखें तो मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पर कैसे कोइंसाइड कर रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो सर्कुलर पोर्शन दिया गया है, ये सर्कुलर पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पर लाई कर रहा होगा जब आप इससे कोई भी मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में तो आप वैल्यू मेजर करके निकाल ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेन स्केल का रीडिंग देखें तो मेन स्केल का रीडिंग पढ़ना शुरू करो। यहाँ है 5, यह आएगा 6, 7, 8 डिविजन्स तो आपको मेन स्केल पे मिल गए। यहाँ पर ये जो 8 डिविजन्स मेन स्केल पर आपको मिले हैं, अब एक डिवीजन है 1 mm का, ये जो एक डिवीजन है ये है 1 mm। अगर एक डिवीजन 1 mm है तो ये जो मेन स्केल का रीडिंग आपको यहां से लेकर के इस पर्टिकुलर लाइन तक मिलेगा, ये आएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। तो अगर आप मेन स्केल रीडिंग लिखें तो 8 डिवीजन आपको मिले हैं, तो 8 आपने लिख लिया, और एक डिवीजन है 1 mm का, तो यहां से मेन स्केल रीडिंग आपको मिल जाएगी 8 mm। ये तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया। उसके बाद अब देखना है सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो कैसे देखोगे आप, ये आपको सेंटर लाइन दिखी, ये है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बिल्कुल सामने देखो ये कौन सा डिवीजन आ रहा है, तो सेंटर लाइन के बिल्कुल सामने ये 50 नंबर का डिवीजन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 50 लिखा हुआ है, 50 डिवीजन यहाँ पर आ रहा है। तो अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करें तो सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पर मिला है 50। तो अगर आप फाइनल रीडिंग लिखना चाहें ऊपर वाले फार्मूले से कि यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट हमको फाइनल रीडिंग कितना दे रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग मैंने निकाल लिया है 8 mm, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ से देखो 50 डिवीजन मिले, 50 लिख लिया,
इनटू लीस्ट काउंट। अब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे दे रखा है 0.01 mm, तो वैल्यू पुट कर दी सीधे सीधे 0.01 mm। तो ये आएगा 8 प्लस 0.5 दैट मीन्स 8.5 mm। ये आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा इस केस में इस इंस्ट्रूमेंट का। एक दो और एग्जांपल है उनको भी देखते हैं, रीडिंग लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले रीडिंग लिखने का फॉर्मूला क्या था भाई कि रीडिंग अगर आपको लिखना है तो मेन स्केल रीडिंग लिख लीजिए प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख लो, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू लिखते हैं भाई। तो मेन स्केल पर देखिए 0, 5, 10 mm तक तो साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद देखो कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 10 के बाद ये 11 और ये 12 डिवीजन आपको यहां से लेकर के यहां तक देखने को मिल जाएंगे ये मेन स्केल से। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 12 डिवीजन इंटू एक डिवीजन है 1 mm के करस्पॉन्डिंग, तो यहां से 12 इंटू 1 mm ये आपको मिल गया मेन स्केल रीडिंग। अब अगर यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करें तो सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर हमको देखना है तो यहाँ पर ये है 70 और ये है 80। 70 और 80 के बीच में ये डिवीजन आया है तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट यहाँ पर ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 78 बनेगा। तो यहाँ पर 78 डिवीजन आपको मिलेंगे, तो 78 लिख लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए 78 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का है 0.01, तो रीडिंग विल बी 12 mm प्लस 0.78, इट विल बी 12.78 mm। ये आपका रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट केस में आते हैं। यहां पर देखते हैं कि हमारा रीडिंग कितना रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में तो सबसे पहले अगर आप रीडिंग लिखना चाहते हैं तो मेन स्केल का रीडिंग लिखिए, उसके बाद सर्कुलर स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इस फॉर्मूले से मैं रीडिंग निकाल रहा हूँ। तो मेन स्केल पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप 15 डिवीजन तो साफ साफ रीड कर पा रहे हैं। तो मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा 15 इंटू 1 mm। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल का रीडिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए कौन से नंबर का डिवीजन है। तो यहाँ पर ये 90 दिया हुआ है और 90 के बाद ये 0 है, मतलब ये 100 रहा होगा। तो 90 और 100 के बीच में जो 10 डिवीजन है उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये जो डिवीजन आने वाला है ये करीब 98 के आसपास आएगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख लीजिए 98 और लीस्ट काउंट है 0.01, तो ये आएगा 15 प्लस 0.98, तो आंसर विल बी 15.98 mm। इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे कि आप फिगर देख करके कैसे रीडिंग निकाल पाएंगे। अब साथ ही साथ में कुछ और न्यूमेरिकल है जो कि हम इस पर देखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, मेन स्केल का रीडिंग इन्होंने दे रखा है 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिवीजन्स, सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है वो है 52 डिवीजन्स। और आगे इन्होंने कहा है गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इन्होंने कहा है कि मेन स्केल का जो 1 mm है, मेन स्केल का जो 1 mm है वो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन्स के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पिच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, सपोज क्वेश्चन में अगर पिच की इन्फॉर्मेशन दिख जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पिच की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो जो पिच होगा इसको हम मान लेते हैं 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होगा उसी को हम पिच के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा हुआ है हमसे कि 1 mm ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन 1 mm के करस्पॉन्डिंग है, तो वो चीज हमको दी गई है। तो अगर यहां पर मैं पिच लिखना चाहूं सो पिच विल बी 1 mm। पिच हमको 1 mm दिया गया है और सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन के करस्पॉन्डिंग है ये है 100 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग, मतलब सर्कुलर स्केल के डिवीजन है 100। तो अगर मैं लीस्ट काउंट लिखूं सो लीस्ट काउंट विल बी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। तो यहां से लीस्ट काउंट मिल जाएगा, पिच है हमारा 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितने 100, सो लीस्ट काउंट विल बी 0.01 mm। यहां से लीस्ट काउंट आ गया। अब अगर आप रीडिंग लिखना चाहें
सो रीडिंग लिख लीजिए। रीडिंग आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वैल्यू पुट करो। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm, सो 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितने डिविजन्स दिए गए हैं 52 इनटू लीस्ट काउंट 0.01, सो आंसर विल बी 0.52 mm। 0.52 mm हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। तो आंसर तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो mm को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो 0.052 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि हमको दिया गया है ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स। स्क्रू गेज के कितने इक्वल डिविजन्स हैं 100 इक्वल डिविजन्स एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1 mm। तो यहाँ पर बहुत आसान है, पिच हमको दिया गया है 1 mm, सर्कुलर स्केल के डिविजन्स भी दिए गए हैं 100। तो लीस्ट काउंट तो आप फटाफट निकाल लें, ऊपर न्यूमरेटर में पिच अपॉन में स्मॉल एन, सो लीस्ट काउंट विल बी 1/100, दैट मीन्स 0.01 mm। ये तो लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.01 mm। आगे इन्होंने कहा है कि ये जो स्क्रू गेज है इसका यूज डायमीटर मेजर करने के लिए किया जा रहा है। कोई वायर हमको दिया गया उस पर्टिकुलर केस के लिए। कहा है द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। अब डायमीटर मेजर करने के लिए देखिए मेन स्केल रीडिंग है 1 mm, लिखते जाइए। अब गिवन डेटा में लिख रहा हूं मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 mm एंड 47th सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। 47th सर्कुलर स्केल का जो 47th डिवीजन है वो सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग है, दैट मीन्स सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है ये है 47। तो यहां पर अगर रीडिंग लिखना चाहें डायमीटर के लिए तो रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। वैल्यू पुट कर दीजिए। मेन स्केल रीडिंग है 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में 47th डिवीजन है तो 47 इनटू लीस्ट काउंट 0.01, सो ये आ जाएगा 1.47 mm। डायमीटर हमने निकाल लिया है, ये आया है 1.47 mm। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर जो निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर में, और हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया वायर का पूछा गया है। तो इस तरीके से वायर दिया गया होगा। वायर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये आपका आ जाएगा 2πRL। ये सिलेंड्रिकल वायर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाहर का सरफेस एरिया रहा होगा वही कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो कि 2πRL होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई का वैल्यू है 22/7 इनटू रेडियस। अब देखिए डायमीटर है 1.47 mm, तो अगर डायमीटर 1.47 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.47 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया रेडियस। और ये डायमीटर mm में दिया गया है, लेकिन हमसे आंसर पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो mm में आया है इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो अपॉन में मैंने 10 से कर दिया डिवाइड, तो ये मैंने r का वैल्यू डाल दिया 1.47 अपॉन में 2, ये तो डायमीटर था 1.47, 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस बन गया, और mm था इसको सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए अपॉन में 10 भी लिख दिया। इनटू लेंथ दिया गया है हमको 5.6, सो 5.6 इस तरीके से। अब जो फाइनल आंसर आएगा तो देखिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है वो ये कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइनल आंसर में रखने हैं। तो देखिए ये जो 5.6 है ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, 1.47 ये भी मेजर्ड वैल्यू है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ये 2 और ये पाई अपॉन में 2 और ये 10 कन्वर्ट करने के लिए mm से सेंटीमीटर में, तो ये सारी वैल्यूज़ फिक्स हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने मीज़र करके निकाला है। मीज़र करके जो वैल्यूज़ निकाली गई हैं उनमें एक तो है ये लेंथ और दूसरा है ये डायमीटर का वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनमें एरर की संभावना है, इसलिए इन्हीं में हमको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 1.47 में देखो तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 5.6 में देखो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 इसमें है 2 इसमें है, इन दोनों में जो मिनिमम होंगे, मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम होंगे 2,
फाइनल आंसर में आपको केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, फाइनल आंसर में हमको केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं, उसको करते हुए अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.8 अपॉन में 10 हमको पहले से दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 1.47 इंटू 0.8 अपॉन में 10, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई है वो है 2.5872, और इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आपको सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। बेसिकली कर्व सरफेस एरिया होगा ये, जिसका आंसर आएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे। एक तो स्क्रू गेज से आपको सबसे पहले डायमीटर मेजर करके निकालना था, तो यहाँ तक जो पार्ट था ये तो स्क्रू गेज से आपको करना था, और उसके बाद वाला पार्ट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। इसके बाद है हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के पहले हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि कॉन्सेप्ट है जीरो एरर का। उसको पहले समझ लेते हैं। तो जीरो एरर क्या होती है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसको समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सपोज इस तरीके से हमारे पास ये मेन स्केल दिया है, और मेन स्केल के साथ साथ में सर्कुलर स्केल का पार्ट भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर ये हमने मेन स्केल बना दिया, ये मेन स्केल है, इधर मेन स्केल का जीरो लाइन, और उसके बाद इस तरीके से मेन स्केल पे डिविजन्स बने हुए हैं। ये मेन स्केल के डिविजन्स हो गए। तो ये मेन स्केल के डिविजन्स हमने बना दिए। अब होगा क्या, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर देखें, जब आप इससे कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जब आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर केस में, ये जो आपका रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये है हमारा सर्कुलर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो जब इससे हम कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन मैच करेगा सेंटर लाइन के साथ में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं ये है हमारा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, और जो ब्लू कलर से ये स्केल बनाई है ये है हमारा मेन स्केल, ये है मेन स्केल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो ये जो मेन स्केल का जीरो लाइन आपने देखा, ये मेन स्केल का जीरो, और यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल का जीरो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है रेड कलर से सर्कुलर स्केल में, ये जीरो, ये दोनों जीरो लाइन एक के ऊपर एक होती है। मतलब अगर आप देखें तो सपोज इस तरीके से आपके पास मेन स्केल का जीरो है तो सर्कुलर स्केल का जीरो इस तरीके से बीच में सेंटर मोस्ट पार्ट में आपको इस तरीके से मिला हुआ मिलेगा। मतलब आपको मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के जीरो दोनों कोइंसाइड करते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपको कोई भी जीरो एरर नहीं मिलेगी। इसको आप लिख सकते हैं नो जीरो एरर, यहाँ पर कोई भी जीरो एरर नहीं होगी। लेकिन अगर ये कोइंसाइड ना हुआ, जैसा कि मैं अगले एग्जांपल में दिखाने जा रहा हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट में आपको जीरो एरर मिलेगा। उसको कैसे हैंडल करेंगे उसको हम देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर सिस्टम में एरर जुड़ी हुई हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का जो पोर्शन है उसको समझ लीजिए। सपोज ये मेन स्केल का जीरो है, और अगर आप यहाँ पर सर्कुलर स्केल बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्केल का पोर्शन इसके साथ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स हैं, इनमें जो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स बनाए जा रहे हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा ट्रिम कर दें, ये सर्कुलर स्केल के डिविजन्स हैं। तो यहां पर सर्कुलर स्केल का डिवीजन अगर कुछ इस तरीके से नीचे लाई कर रहा है, और यहां कहीं सपोज ये जो सेंटर वाली लाइन है ये सेंटर लाइन है,
सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग हमको 5th डिवीज़न दिख गया। ये जो डिवीज़न मुझे सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ये है 5th डिवीज़न। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट, पहली चीज़ तो ये कि ये जो जीरो लाइन है, मेन स्केल का जो ज़ीरो है, ये इसके साथ में, रेड लाइन के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा। इसकी वजह से ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, इसका ज़ीरो यहाँ नीचे लाई कर रहा है। इस ज़ीरो को यहाँ होना चाहिए सेंटर में, लेकिन ये नीचे है। तो ऐसे में है क्या कि अगर तुम सर्कुलर स्केल को देखो तो ये सर्कुलर स्केल अभी भी ये रीड करके दे रही है, लेकिन नॉर्मली अगर इससे कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा है तो उसको ज़ीरो रीडिंग दिखानी चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ये आपको 5 डिवीज़न का, अगर यहाँ पर देखो तो ये आपको 5 डिवीज़न दिखा रहा है ऑन सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पर हमें 5 डिवीज़न दिखा रहा है, जो कि इसको नहीं दिखाने चाहिए। जब इसको जीरो रीडिंग देनी चाहिए तब भी ये आपको कुछ रीडिंग दे रहा है। अब होगा ये, अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कोई रीडिंग मेजर करने के लिए जाओगे तो वो जो रीडिंग आएगी उसमें ये 5 डिवीज़न का एरर पहले से लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे में वो जो रीडिंग आप मेजर करोगे वो रीडिंग करेक्ट वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव जीरो एरर। अब होता ये है कि पॉजिटिव जीरो एरर के लिए यहाँ तो हमने समझने के लिए आपको बता दिया, लेकिन इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे फटाफट पहचान करके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इन पॉजिटिव जीरो एरर ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के नीचे लाई करेगा, मतलब जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो सेंटर लाइन के नीचे लाई करेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आप पहचान करने के लिए क्या कर सकते हो कि ज़ीरो ऑफ मेन स्केल विल बी क्लियरली विजिबल। ज़ीरो ऑफ मेन स्केल विल बी क्लियरली विजिबल। मेन स्केल का ज़ीरो आपको क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा होगा अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेंगे क्या भाई, पॉजिटिव जीरो एरर की पहचान करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप देख लो कि अगर मेन वर्नियर स्केल का जीरो या सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाई कर रहा है, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाई करे सेंटर लाइन से, तो आप समझ जाओ कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और दूसरी चीज कि जीरो ऑफ मेन स्केल विल बी क्लियरली विजिबल। ये जो मेन स्केल का जीरो है ये देखने पर आपको साफ साफ नजर आएगा, तो यहाँ से ये होगा पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर को अगर आप लिखना चाहें कितना होगा ये, तो पॉजिटिव जीरो एरर विल बी सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आपको दिख रहे हैं, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन है जो आपको दिख रहा है सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग, इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ से आप पॉजिटिव जीरो एरर निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि आप देख लो यहाँ सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन दिख रहा है, तो सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5वां डिवीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल डिवीजन की जगह 5 पुट कर देंगे, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से पॉजिटिव जीरो एरर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव जीरो एरर की बात करें, नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर के केस में ये सपोज हमारा मेन स्केल वाला पार्ट है, तो इसमें जो सर्कुलर स्केल हमारी रहती है, ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ज़ीरो को पूरी तरीके से ढक लेती है, तो उसकी वजह से आपको मेन स्केल का ज़ीरो नहीं दिखाई देगा। और ये जो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स हैं, इनको जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर लाई करता है। ये सपोज ये हमारा सेंटर लाइन है, ये हो गया सेंटर लाइन। ऐसे में ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस सेंटर लाइन से ऊपर लाई करेगा। सेंटर लाइन से अगर ऊपर लाई कर रहा है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर की पहचान करने के क्या तरीके हैं, पहला तरीका, ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज above the center line,
सेंटर लाइन के ऊपर लाई करेगा सर्कुलर स्केल का 0, और दूसरी चीज मेन स्केल 0 विल नॉट बी विजिबल। मेन स्केल 0 विल नॉट बी विजिबल का मतलब है कि मेन स्केल का 0 आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखो मेन स्केल का 0 मैंने बनाया ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेन स्केल के 0 को ये सर्कुलर स्केल ढक लेगी, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसका 0 ऊपर लाई करेगा। तो अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है, आप चुपचाप याद कर लीजिए कि नेगेटिव 0 एरर कब होगा, जब आपको मेन स्केल का 0 दिखाई ना दे और सर्कुलर स्केल का 0 सेंटर लाइन के ऊपर हो, तब होगा नेगेटिव 0 एरर। और नेगेटिव 0 एरर को लिखने का भी तरीका वही है। अगर आप नेगेटिव 0 एरर लिख रहे हैं, नेगेटिव 0 एरर, तो पहली चीज तो एक माइनस आगे लगा लीजिए, इनटू माइनस के साथ साथ में आप लिख लो सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव 0 एरर है इसलिए हमने माइनस लगा लिया, यहाँ पर ये माइनस लगा लिया, और बाकी ये फार्मूला वही है जैसा आपने पॉजिटिव में देखा था। अब है क्या कि यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो 0 है सर्कुलर स्केल का, ये सेंटर लाइन से कितने डिवीजन ऊपर है। तो जैसे यहाँ पर देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर सीधे सीधे जब सर्कुलर स्केल डिवीजन का वैल्यू डालना होगा आप 3 पुट कर देंगे। क्यों 3 पुट करेंगे? बिकॉज ये सर्कुलर स्केल का 0 सेंटर लाइन से 3 डिवीजन ऊपर गया है, तो अगर 3 डिवीजन ऊपर गया तो 1, 2, 3 डिवीजन आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से नेगेटिव 0 एरर मिल जाएगा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल था उस पे हम वापस आते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो ये 2006 का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है इन अ स्क्रू गेज द 0 ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इन फिगर 1। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज आर 50। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर टोटल कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है टोटल इस पर। तो यहां से अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाहें तो लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। तो लीस्ट काउंट निकालिए जरा। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। ये देखिए इट मूव्स 0.5 mm, ये कितना मूव करता है? 0.5 mm ऑन मेन स्केल। ये मेन स्केल पर 0.5 mm मूव कर रहा है इन 1 रोटेशन। और 1 रोटेशन में जो मूवमेंट होता है उसको हमने डिफाइन किया था पिच के रूप में। तो यहाँ पर पिच हमको दिया गया है 0.5 mm। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच की जगह पर पुट कर दीजिए 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50। तो यह आएगा 0.1/10, अल्टीमेटली आएगा 0.01 mm। तो 0.01 में हमको यहाँ से लीस्ट काउंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट सॉल्व हो गया। अब हमको इसमें बॉल का डायमीटर निकालना है। अब बॉल का डायमीटर निकालने के पहले इस फिगर को देखिए। तो इस फिगर को देखिए, आपको 2 फिगर दिए गए हैं। फिगर सेकंड में तो बॉल का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, लेकिन फिगर फर्स्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो टाइम t = 0 की है, जब किसी भी प्रकार का कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो टाइम t = 0 पर फिगर बनाया गया है, इस फिगर में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी एरर के बारे में कि ये एरर कौन सी है, पॉजिटिव 0 एरर है कि नेगेटिव 0 एरर है, और उसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्कुलर स्केल उन्होंने दिखाई है इसका 0 देखिए नीचे लाई कर रहा है, सेंटर लाइन के नीचे है। सेंटर लाइन के नीचे है मतलब ये जो एरर होगी ये पॉजिटिव 0 एरर है। तो अगर ये पॉजिटिव 0 एरर है तो पॉजिटिव 0 एरर का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आएगा, पहले डिवीजन देखो भाई, सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग कौन से नंबर का डिवीजन है? तो सेंटर लाइन के करस्पॉन्डिंग ये है 5वां डिवीजन। तो 5 पुट कर दो इनटू लीस्ट काउंट। और पॉजिटिव 0 एरर है इसलिए प्लस साइन के साथ लिख रहे हैं। तो डिवीजन 5 लीस्ट काउंट 0.01, तो पॉजिटिव 0 एरर आएगा 5 × 0.01, ये हो जाएगा 0.05 mm। पॉजिटिव 0 एरर तो निकाल लिया 0.05 mm। अब बात आती है रीडिंग की। तो यहाँ देखिए रीडिंग कितने डिवीजन दिए गए हैं? 1, 2। मेन स्केल पर ये पहला डिवीजन आपको दिखा, ये दूसरा डिवीजन दिखा। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लिखना चाहें तो मेन स्केल रीडिंग विल बी 2 डिवीजन
2 डिवीज़न दिखे आपको, यहाँ ये पहला डिवीज़न है, दूसरा डिवीज़न। अब आपने देखा कि भाई मेन स्केल का एक डिवीज़न तो 0.5 mm के बराबर है, तो 2 डिवीज़न किसके बराबर होंगे? तो एक डिवीज़न अगर 0.5 mm के बराबर है तो 2 डिवीज़न कितने के इक्वल होंगे, इसलिए 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेन स्केल रीडिंग आएगा 0.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 1.0 mm। तो मेन स्केल रीडिंग मिल गया हमको 1.0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट का वैल्यू अगर निकालें तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो सेंटर पे 25 डिवीज़न है, सो 25 इंटू लीस्ट काउंट निकाला था 0.01, सो इट विल बी 0.25 mm। अब फाइनल रीडिंग लिखने की बारी आई है। तो फाइनल रीडिंग के लिए देखिए फार्मूला क्या है। फाइनल रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर को हमेशा माइनस करना है। अगर पॉजिटिव 0 एरर होगा तो प्लस साइन के साथ एरर का वैल्यू पुट होगा, नेगेटिव 0 एरर होगा तो माइनस साइन के साथ वैल्यू पुट होगा, बट एरर को हमेशा माइनस ही करना होता है। मेन स्केल रीडिंग कितना है 1.0 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इन दोनों का वैल्यू मैंने इधर देखिए निकाल के लिख रखा है 0.25 mm माइनस एरर भी हमने ऊपर निकाल के लिख रखा है, एरर आया है 0.05, ये भी पुट कर दीजिए 0.05 mm। सो फाइनल आंसर विल बी 1.25 माइनस 0.05 mm, so it will be 1.20 mm। 1.20 में हमको देखने को मिला, जो कि है ऑप्शन सी, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करके दिखाए, इन सभी न्यूमेरिकल्स में स्क्रू गेज से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट थे उनका हमने एप्लीकेशन किया है। पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, उससे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन आपने देखा। इसके साथ साथ में रीडिंग कैसे निकालना है वो हमने देखा, और इंस्ट्रूमेंट में मेन स्केल, सर्कुलर स्केल का काम क्या है वो भी हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की, और इसके साथ साथ क्लास 11th और 12th के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं उनका भी डिस्कशन हम अपने अपकमिंग वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।